अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आपकी होस्ट नाइला रिजवान आज WBC के पेज से आपको लाइव जो कर रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि WBC में क्लिनिकल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन को हम लेके चलते हैं, एजुकेशनल प्लान को लेके चलते हैं और स्किल डेवलपमेंट को लेके चलते हैं। इसी तरीके से हम एक सोसाइटी में अवेयरनेस की सीरीज़ को लेके चल रहे हैं और आज उस सीरीज़ की एक अगली कड़ी है, जिसमें हम बहुत अहम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और अवेयरनेस पहुंचाएंगे उन सोसाइटी के मेंबर्स तक जो स्पेशल नीड बच्चों के साथ काम कर रहे हैं और स्पेशल नीड बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे है बेनिफिट्स ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। हम उसी वक्त इनकी बेनिफिट्स को जान सकते हैं जब ऑक्यूपेशनल थेरेपी की उसकी अहमियत को और उसके वर्क को अंडरस्टैंड कर सकें। इस तमाम अहम डिस्कशन के लिए आज हमें ज्वाइन कर रही हैं आसफा रहमान, जो कि कराची की तालिब इल्म रह चुकी हैं कराची यूनिवर्सिटी की और आर्मी स्पेशल एजुकेशन में अपनी खिदमात बहुत टाइम से सर अंजाम दे रही हैं और दे चुकी हैं। इनके तजर्बे से फ़ायदा उठाते हुए हम गाइड करेंगे अपनी सोसाइटी को और स्पेशली अपने लाइव प्रोग्राम में उनको वेलकम करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाला और मैं ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम मिस आसफा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक, नायरा, आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। और थैंक यू सो मच। आप लोग ने ये जो सोसाइटी में के लिए हमारा साथ दिया है, हम हमारे पास लफ्ज़ नहीं है कि आपका शुक्रिया अदा करें। ऑब्वियसली ये एक बड़ी सपोर्ट है और स्पेशली घरों में बैठे हुए जब वालिदैन सीखते हैं, अपने बच्चों को करते हैं, तो खुदा हमारी खिदमत दे। अच्छा, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी के जब बेनिफिट्स की हम बात करते हैं, तो कुछ लोगों को ऑक्यूपेशनल थेरेपी का नहीं पता है, तो बहुत ही लिमिटेड वे में पता है। तो बताएं कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी किस चीज़ को कर करती है, आपके डोमेन में क्या-क्या चीज़ें होती हैं और किस लेवल पे आप आके काम करते हैं? ठीक है जी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक वास्ट फील्ड है, एक इमर्जिंग फील्ड है पाकिस्तान में। अदर वर्ल्ड में जो है ये बहुत फेमस और बहुत वर्किंग है, लोग इससे बहुत मुस्तफीद हो रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में इसको आई भी तो काफी टाइम से है, लेकिन अवेयरनेस नहीं थी लोगों में। इस वजह से लैकिंग्स हैं बहुत सारे एरियाज में, लेकिन अब जो है बहुत ज्यादा अवेयरनेस हो गई है लोगों में ऑक्यूपेशनल के हवाले से। ऑक्यूपेशनल थेरेपी का बेसिक पर्पस जो है वो किसी भी इंडिविजुअल को इंडिपेंडेंट करने का है। उसके किसी भी फील्ड वर्क में कोई भी इंजरी है, कोई भी फिजिकल डिसफंक्शन है, कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, हर लिहाज हर उम्र के लोगों के लिए जो है ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक बेनिफिशियल है। हम बहुत से एरियाज कवर करते हैं, सोशल, साइकोलॉजिकल, सेंसरी, फिजिकल, मेंटल, बच्चों में, बड़ों में हम हेल्प करते हैं और इन एरियाज को हम जो है टैकल करते हैं। और बेसिक पर्पस ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी का टू मेक अ इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट है और उसको फंक्शनल करना है। किसी भी वजह से अगर अपना काम नहीं गॉट कर गॉट। सकता, बेसिक एडीएल्स हैं, जैसे एडीएल्स एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग को हम कहते हैं, रोजमर्रा के जो काम है, खाना, नहाना, कपड़े पहनना, ये बेसिक हमारी जरूरियात जिंदगी है, डेली की रूटीन टास्क जो है वो एक बच्चे ने भी करने होते हैं, वो एक बड़े ने भी करने होते हैं। तो उनमें उसको इंडिपेंडेंट करना सबसे पहला काम ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का है। और उनकी जो बॉडी के अगर कोई बॉडी पार्ट जैसे रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन है, उसका कोई हाथ नहीं उठा सकता या बैठ नहीं सही पा रहा या चल नहीं सही पा रहा, बैलेंस का इशू है, तो वो भी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है डील करता है। फाइन, फाइन। बड़ी क्या बताया कि तमाम प्रोफेशनल थेरेपिस्ट काम करता है और ये इतनी ज़्यादा इंटरलिंक कर रही हैं, हर प्रोफेशनल दूसरे प्रोफेशनल को जो है वो सपोर्ट कर रहा है, जहाँ तक आपकी गुफ्तगू से लग रहा है। अच्छा आसपा, एक चीज़ जो चीज़ हमें आपके समझने में आई
है या आपकी बात सुन के हमें आइडिया हो रहा है कि मोटर स्किल्स पे काम किया जाता है, एक ये भी एक मेजर एरिया है जिस पर आप लोग काम करते हैं। इसी तरीके से फिजियोथेरेपिस्ट भी मोटर स्किल्स पे काम करता है। तो जी एक ये फील्ड सोसाइटी नजर आती है कि आइदर उनको फिजियोथेरेपिस्ट के पास मूव करना चाहिए या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास, ये दोनों सर्विसेज लेनी चाहिए या एक उनके लिए इनफ है। तो मैं चाहूंगी थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें इसको ताकि सुनने वालों को ये क्लियर हो जाए कि किस हद तक ये किस डोमेन में जा रही है ये चीजें। अच्छा जी, ठीक है। ओवरलैपिंग फील्ड्स हैं, आप सिस्टर ब्रदर रिलेशनशिप इसको कह सकते हैं पीटीओटी का, बिकॉज के ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट साथ साथ रह के काम करते हैं। ठीक है। अच्छा, ठीक है। फिजिकल थेरेपिस्ट जो है, हमारे जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो ग्रॉस एरियाज को कवर करते हैं, और उनका काम मैं जो समझती हूँ वो है कि उनको नॉर्मल करते हैं मसल टोन को, और ये सारा जो काम है उनका रेंज ऑफ मोशन बढ़ाते हैं, एंड्योरेंस बढ़ाते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उसी चीज को आगे फर्दर लेकर जाता है, उसको फंक्शनल करता है। एक पेशेंट है, मैं एग्जांपल दूंगी, उसका हाथ यहाँ तक उठ रहा है, ठीक है, अगर ये फिजियोथेरेपिस्ट ने काम किया, अब इस हाथ यहाँ तक है, इसको अब हम डेली के टास्क में, डेली एडियल्स में हम इसको यूज करेंगे, बेसिक स्किल्स में फंक्शनल करने की कोशिश करेंगे कि अगर यहाँ तक रेंज है उस बंदे की, तो हम इस रेंज के कौन से काम उससे जो है उसकी बेसिक सर्वाइवल स्किल्स हैं, उसके लिए हम उसके क्या काम करवा सकते हैं। तो हम जो है फंक्शनल करते हैं पेशेंट को। और दूसरा मोटर स्किल्स की आपने बात की, मोटर ओके स्किल्स हमारे पास दो तरह की होती हैं, फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर। ये तो अब हर जो स्पेशल लोग हैं इस फील्ड के, उनके लिए तो बहुत इजी है समझना। ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर स्किल्स हमें डेली के काम करने के लिए उनकी जो होती है जरूरत होती है, और जितनी बेहतरी से हम स्ट्रेंथन होंगे ये हमारे एरियाज, उतना बेहतर हम जो है परफॉर्म करते हैं अपने टास्क को। फाइन फाइन गुड। अच्छा अस्मा साहिबा, मुझे ये बताएं कि जब भी हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी की, तो एक चीज़ हमारे जहन में आती है कि ये फाइन मोड की हद तक ही लिमिटेड है। तो थोड़ा सा डिस्कस कर दें कि किस किस बॉडी के पार्ट को आप ट्रीट करते हैं और किस लेवल तक आप करते हैं। ठीक है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक बाउंडेड फील्ड नहीं है जिसमें एक स्पेसिफिक एरिया हो कि आपका ये काम है। जैसे साइकोलॉजिस्ट का है कि वो बिहेवियर और आपके इन चीजों पे काम करता है, लेकिन ऑक्यूपेशनल जो है वो आपके कॉग्निटिव यानी कि ब्रेन के फंक्शनिंग का जो काम है उस पे काम करता है। सेंसरी इंटीग्रेशन, जो आपके बेसिक सेंसेस हैं उन पे काम करता है। फिजिकल आपके बॉडी पार्ट्स पे काम करता है। साइकोलॉजिकली ट्रीट करता है। सोशली जो आपको दुश्वारियां पेश आ रही होती हैं उन पे जो है काम करता है। बच्चों से लेके बड़ों और फिर बूढ़ों, एल्डरली का हम वर्ड यूज करते हैं, उनके लिए भी ये यूज होती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, और बहुत हेल्पफुल होती है, और इसके बहुत जो है बेनिफिट्स हैं कि अगर हम कॉग्निशन को ही ले लें तो कॉग्निटिव एरियाज पे भी हम बहुत ज्यादा काम करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, रीजनिंग है, मेमोरी है, अटेंशन स्पैन है, इन चीजों पे भी हम काम करते ओके ओके फाइन फाइन। तो आसपा ने जैसे बताया कि हम चाइल्ड से लेकर अडल्ट तक सब तमाम लोगों पे काम करते हैं आप लोग, तो क्या पीरियोडिक के लिए स्पेशल कोई थेरेपिस्ट होती है या एक थेरेपिस्ट होता है तो तमाम एजेस को डील कर रहे होते हैं। हैं। सॉरी, आपकी आवाज जी, आपने कहा कि आप चाइल्ड टू ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाती है, ठीक है, तो इसमें क्या पीडियाट्रिक के लिए अलग ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, अलग ट्रेनिंग्स होती हैं, ये नहीं, ये ओवरऑल डील किया जा रहा है। नहीं, पीड्स के लिए जो है वो डिफरेंट क्राइटेरिया है, एडल्ट के लिए डिफरेंट है, एल्डरली के लिए डिफरेंट है। पीड्स के लिए अगर कोई स्पेसिफिक असेसमेंट है हमारे पास,
हम वो करते हैं। सपोज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ बहुत से केसेस आते हैं। सेरिब्रल पाल्सी मोस्ट कॉमन है, और जो है हमारे पास बड़ों में अगर चले जाएं तो स्ट्रोक बहुत कॉमन है, स्पाइनल इंजरीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, और इस तरह के जो डिसऑर्डर आते हैं हमारे पास, डिजीज होती हैं, हम इनको भी डील करते हैं। पीड्स में बेसिकली हम बच्चे को वो तब लेते हैं जब या तो वो हमारे पास असेस हो के डायग्नोस्ड केसेस हम लेते हैं। अगर वो सेरिब्रल पाल्सी है बच्चा, तो उसके लिए एरियाज ऑफ कंसर्न और एरिया टू डील डिफरेंट होगा। अगर ऑटिज्म है उसके लिए डिफरेंट असेसमेंट टूल्स यूज होंगे, और उसके लिए डिफरेंट क्राइटेरिया होगा, डिफरेंट ट्रीटमेंट प्लान होगा, और हर इंडिविजुअल का उसकी फंक्शनैलिटी के मुताबिक जो है हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, गोल्स सेट करते हैं, और फिर उन गोल्स को थेरेपी के थ्रू अचीव करवाते हैं टू मेक देम इंडिपेंडेंट इन द लाइफ। ओके ओके, फाइन फाइन। अच्छा, आपने स्पेशल नीड बच्चों के साथ काम किया, बड़ा तवील अरसान के साथ काम किया, तो कितना टफ होता है एक इंटरेक्शन ब्रेक से काम करना, कि जब आप दे रहे होते हैं तो कि बच्चे बिहेवियर के साथ होते हैं, तो आप क्वेश्चन क्या रिपीट उन्हें करें, प्रॉब्लम आवाज कट होती कर। है जो ओके फाइन काम किया, तो कितना डिफिकल्ट होता है एक इंटरेक्शन डिले के साथ काम करना और उसको अंडरस्टैंड करना, प्रोवाइड करना, क्योंकि मुश्किल आ जाता है बिहेवियर के साथ होता है, उससे आप काम करते हैं तभी आपको चीजें करनी होगी, तो कितना टफ फेज होता है इससे गुजरना, या इसको क्या करेगी आप? आपका आवाज नहीं आ रही नाइला, आवाज बहुत डिस्कनेक्ट हो रही है। ओके फाइन, चलिए अभी मेरी प्लीज, आवाज आपको अभी आ रही है आवाज। आपने स्पेशल नीड बच्चों के साथ कब किया, जी कितना होता है जो बच्चे इंटेलेक्चुअली ढीले होते हैं और उनकी मोटर स्किल डेवलप करना, उनको फंक्शनल करना, कितना टफ होता है? ठीक है, थैंक यू, सॉरी टू डिस्टर्ब, वो सिग्नल की वजह से ये इश्यूज हो रहे हैं। अच्छा जी, स्पेशल नीड बच्चों के साथ काम करना जाहिर सी बात है, इट्स नॉट सो इजी, लेकिन क्योंकि हम प्रोफेशनल हैं तो हमारा तो ये काम है, तो हमारे लिए तो बहुत एक हमारे पास इंटरवेंशन प्लान होते हैं, हम उनके साथ डील कर सकते हैं। गोल अचीव करना हर बच्चे के हिसाब से हमने सेट किया होता है कि मिनिमम असिस्टेंस के साथ किया वो इंडिपेंडेंटली कर ले। पहले हम उसके साथ चेक करते हैं उसको कि वो उसको कितनी हमारी असिस्टेंस नीड है, कितनी जरूरत है। इधर क्या मैं उसका हाथ पकड़ कर ही काम करवाऊंगी, या जो है वो मेरा सपोर्ट, मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी तो वो कर लेगा, या मेरा थोड़ा सा हाथ लगाऊंगी पकड़ के तो वो काम कर लेगा। लेवल ऑफ असिस्टेंस है मिनिमम, मैक्सिमम, मॉडरेट, तो उसके हिसाब से फिर हम गोल सेट करते हैं। गोल अचीव करना वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उसके साथ हमें फिर बॉडी पार्ट्स, ब्रेन की उसके हिसाब से लेकर के उसको चलना होता है। तो हम पहले उसका कॉग्निशन का एरिया चेक करते हैं, अटेंशन स्पैन, सिटिंग टॉलरेंस। एक बच्चा बैठ ही नहीं रहा तो मुझे क्या काम करके देगा। सिटिंग स्पैन बढ़ाना उस बच्चे का, अटेंशन स्पैन बढ़ाना, अटेंडिंग बिहेवियर, कि वो मेरी बात को अटेंड कर रहा है, मेरी कमांड को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप कॉम्प्लेक्स कमांड फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा। पहले हमने इन छोटे छोटे एरियाज पे काम करना है, ये भी हमारे गोल्स होते हैं। एक बच्चा बैठ ही नहीं रहा तो मैं उसको क्या काम करवा सकती हूँ, या घर वाले उस बच्चे को क्या सिखाएंगे, या क्या उसका फ्यूचर है। पहले हम उसका बेसिक स्टेप हम ले लेंगे कि उसको हमने सिटिंग टॉलरेंस सिखानी है, उसकी सिटिंग टॉलरेंस पे काम करना है। और ये चीज जो है हम थ्रू थेरेपी करवाएंगे,
उसकी बॉडी को रिलैक्स करेंगे, उसको उसके हिसाब से हम रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट देंगे, नॉन डिस्ट्रैक्शन वाला जो है वो एनवायरनमेंट देंगे। तो ये सारी चीज जो है हम करेंगे प्लान, और उसके बाद जो है हम उसके मजीद एरियाज जैसे राइटिंग है, फाइन मोटर है, ये सारे एरियाज को हम डील करेंगे। ओके, फाइन। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा डिटेल टास्क है आप माशाल्लाह, और बाकी बच्चे को इंडिपेंडेंट करने के लिए आप इतने एरियाज पे काम कर रहे हैं। आई थिंक सो स्पीच थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, थेरेपिस्ट कर रहा होता है। मैं बिल्कुल। शेयर चाहूंगी किस तरीके से आसफा और आसपास से कई ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट काम करते हैं, और कितना खूबसूरत, कितना क्रिएटिव होके वो काम करते हैं, और बच्चे की कॉग्निशन, बच्चे की अटेंडेंस की और इन तमाम चीज़ को बढ़ा रहे हैं, और आप लोग घरों में बैठ के बढ़ा सकें। मैं आप लोग के साथ एक वीडियो शेयर करूंगी मैम आसफा के तसद से। जी जी। जी, इस वीडियो से आते हैं कि अगर हम क्रिएटिव हैं तो किस तरीके से घरों में यूज होने वाली चीज़ों को प्रोडक्टिव बना सकते हैं, और किस तरीके से बच्चों की फाइन मोटर अटेंडेंस में कोऑर्डिनेशन, जिसके आसपास डिस्कस कर डेवलप किया जा सकता है। अभी हम वीडियो शेयर करते हैं आपके साथ।
राइट। बहुत खूबसूरत वीडियो थी और बहुत खूबसूरत तरीके से एक छोटी सी किया था बुक में। असल मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा डिफाइन करें कि इस बुक में जो एक्टिविटीज थी वो किन किन एरियाज पे वर्क हो रहा था। बिल्कुल, बेसिक एरिया ऑफ कंसर्न जो यहाँ पे था वो था फाइन मोटर, जिसमें हमारे हैंड्स के छोटे मसल्स जो हमारे हाथ हैं वो यूज होते हैं, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, आंखों और हाथों का इस्तेमाल, फिर बायलेटरल दोनों साइड जो है हमारी बॉडी की दोनों हाथों का इस्तेमाल, कलर परसेप्शन कॉग्निशन पे काम हो रहा है, साइज परसेप्शन, शेप का जो है काम होना, फिर एक कंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो वहां पे चीजें बन रही हैं, मैच फिगर ग्राउंड परसेप्शन, विजुअल जो है परसेप्शन हमारी जो यूज हो रही है वो, एक कलर परसेप्शन का भी काम आ रहा है, और फाइन मोटर में किस तरह से वो एक यूज कर रहे हैं स्पाइरल उसको क्रॉस करने में, वो चीज यूज हुई है। बहुत एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये पेरेंट्स के लिए, वो घर में कार्ड शीट्स को काट के इजी वे में और रीजनेबल मटेरियल से जो है ये बना सकते हैं, बच्चों को घर में करवा सकते हैं। ये होम बेस्ड एक्टिविटी प्लान होता है जो हम घर में भी करवाते हैं और अपने पास भी बच्चे को थेरेप्यूटिक जो है ये इंटरवेंशन हम यूज करते हैं। बेसिक एरिया जो है ये फाइन मोटर का था और परसेप्शन का था, कॉग्निशन। फाइन फाइन। देखिए जो चीज़ एक नज़र आ रही होती है कि शायद एक बच्चे को इन्वॉल्व करने के लिए है या फन फॉर्म में है, लेकिन उसके बिहाइंड इतनी सारी स्किल्स बच्चे में डेवलप हो रही है या थेरेपिस्ट कर रहा है। अच्छा, कि कुछ इस लेवल के नहीं होते, लाइक वो छोटी चीजों पे करना या बटन्स को खोलना या अपनी शर्ट के बटन को खोलना इस लेवल के नहीं होते। तो बच्चों के लिए आप लोग का प्लान होता है और पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगी आप लाइफ प्लान? ठीक है, एडियल्स बेसिकली हम इनको कहते हैं, और ड्रेसिंग का एरिया जो है हमारा, क्योंकि पेरेंट्स जो बच्चे किसी वजह से अपना इन टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकते, स्पेशल एरिया जो होता है उनका कंसर्न का होता है फीडिंग, टॉयलेटिंग और ड्रेसिंग। तो पेरेंट्स जो है एक बच्चे को अपने को काम करने भी नहीं देते हैं कि शायद ये ना कर सके। एक तो उनको उस बच्चे को काम करने देना चाहिए, अगर वो कपड़े पहन रहा है तो उसको पहनने दें ताकि उसको हो कि वो कर सकता है, और आप हेल्प करें लेकिन उसको डिपेंडेंट ना करें कभी भी अपने आप पे। तो आप हेल्प करें, बच्चे को असिस्ट करें, आप मॉडल बने बच्चे के कि वो अगर आप शर्ट पहन रहे हैं तो उसका बटन अगर वो बंद कर सकता है तो वो अपनी का भी करे, मिरर में बच्चे को खड़ा करें कि वो इस चीज को परफॉर्म करे। और पेरेंट अगर मॉडल हो तो बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, और पेरेंट्स का बेसिक रोल होता है घर में कि वो बच्चे को इंडिपेंडेंट करें, ना कि डिपेंडेंट करें। और इन एरियाज के लिए फिर हम बच्चे के जो मसल स्ट्रेंथ है, मसल पावर है, उसको चेक करते हैं, मसल टोन, उसको नॉर्मल करके फिर उनकी जो एक्टिविटीज हैं उनको परफॉर्म करवाते हैं। और हम जो है फिर साइज करते हैं बटन्स को, और हमारे पास एडीएल बोर्ड हैं, हम उन पे उनको ट्रेन करवाते हैं, फिर उनको हम जो उनके खुद के ऊपर इन फ्रंट ऑफ मिरर, के मिरर में आप अगर पेशेंट को खड़ा करते हैं सामने तो वो खुद को देख सकता है और वो फिर बेटर वे में परफॉर्म करता है। तो फिर इन फ्रंट ऑफ मिरर और फिर विदाउट मिरर जो है हम उनको एबल करते हैं कि वो जो है अपने इस ड्रेसिंग के काम को कंप्लीट करे। और विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ जो होते हैं बच्चे वो नहीं अचीव कर सकते इस गोल को, उसके लिए फिर हम उस टास्क को मॉडिफाई कर देते हैं। अडेप्टिव स्किल्स ओटी का बेसिक कंसर्न है, तो वो भी हम उनको देते हैं, अडेप्टिव डिवाइस का यूज भी करवाते हैं, और अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनल एबिलिटी हम फिर उस चीज को मॉडिफाई भी कर देते हैं टू मेक इजी फॉर देम, टू मेक देम इंडिपेंडेंट।
फाइन। अच्छा, आपने बात की है मॉडिफाई करते हैं आप चीज़ों को, तो किस लेवल तक आप हेल्प करते हैं और उसके बाद मॉडिफिकेशन तरफ हमें मूव करना चाहिए? अगर एक पेरेंट सुन रहा है, तो क्या वो अपने बच्चे के लिए चीज़ों को मॉडिफाई कर दिया करेगा, पहले उसको ईज़ी टू डिफ़िकल्ट की तरफ मूव करने की कोशिश करे, और करे तो कितना अर्सा पहले प्रैक्टिस दे इसको? ओके, मॉडिफिकेशन का स्टेप हम पेशेंट या किसी भी इंडिविजुअल के स्किल्स के हिसाब से करते हैं, क्योंकि पहले हम असेसमेंट इज द बेसिक टूल। हम असेस करते हैं कि एक इंसान कितना काम कर रहा है, कितना काम कर सकता है, उसके हम फंक्शनैलिटी को मुताबिक उसको काम करवाते हैं। फिर टू मेक इजी काम कर सकता है, अब उसमें थोड़ा हम डिफिकल्ट करें, थोड़ा उसमें प्रॉब्लम करें कि ये जो है कर सकता है या नहीं। कॉग्निटिव लेवल को हम चेक करते हैं कि डिफिकल्ट टास्क की परफॉर्मेंस के लिए ईदर ब्रेन इज फंक्शनल टू मेक इट, सॉरी, कि इधर उनका जो है ब्रेन फंक्शनिंग इतनी अच्छी है कि वो डिफिकल्ट टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, या वन स्टेप टू स्टेप कमांड फॉलोइंग। कॉग्निशन जितनी बेहतर होगी उतना डिफिकल्ट टास्क जो है पेशेंट कर सकता है, और फिजिकल जो है उसकी बॉडी की पावर जो है वो भी ठीक है। तो हम जो है पहले उसकी असेसमेंट करते हैं। अगर वो असिस्टेंस के साथ कर रहा है मैक्सिमम, तो उसका असिस्टेंस का लेवल कम करते हैं। मॉडिफिकेशन हम करते हैं, होम मॉडिफिकेशन भी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करते हैं, वर्क प्लेस मॉडिफिकेशन भी करते हैं। और जो अगर बैकबोन इंजरीज के पेशेंट जैसे आते हैं तो देखे लॉस्ट देयर, कि अब एक लेडी हैं उनका एक्सीडेंट हुआ, अब वो बैठ के ही सारा काम कर सकती हैं, तो फिर उनके घर का जो किचन है बेसिक कंसर्न है लेडीज का, तो किचन को हम उनके मॉडिफाई कर देंगे उनके जो है लेवल पे कि वो बैठे। व्हील चेयर मॉडिफिकेशन, घर का जो है मॉडिफाई कर देंगे हम एरिया, और उनके लेवल के मुताबिक, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है। मॉडिफाई हम उन केसेस में करते हैं या अडेप्टिव डिवाइसेस हम देते हैं जब हमें पता चल जाए कि ये पेशेंट जो है मेंटेनेंस थेरेपी पे है, अब इसको मेंटेन करना है, हमने इनके एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स यूज करनी है, और उसके साथ साथ फिर हमने इनके टास्क को मॉडिफाई कर देना है। होम प्लान जो है होते हैं पेशेंट के, हम फिर उस मुताबिक देते थे। तो मॉडिफिकेशन जो है हम साथ साथ करते हाँ, हैं कि इजी रहे काम उनका। फाइन, कि इंडिपेंडेंट हो जाए, बेसिक मकसद हमारा ये बिल्कुल जो है वो अपनी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंस जिंदगी टू डिपेंडेंट के। अच्छा आसफा, वैसे तो बहुत से क्वेश्चन है और वाकई फील्ड के बंदा क्वेश्चन का तब चलता है। ये मैं आप पूछी कि हम फंक्शन करते हैं, लेकिन क्या ये किसी क्रोनिक पेन का रिलीफ भी देता है थेरेपी या नहीं? हमें फंक्शनल ही हेल्प है, पेन रिलीफ में इसका किरदार नहीं है। सॉरी आवाज नहीं आई नायला आपकी, रिपीट करिए। जी, जब हम ऑपरेशनल थेरेपी हैं, फंक्शनल बात करते हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये किसी क्रोनिक पेन रिलीफ भी सब बनती है ये थेरेपी या नहीं? फंक्शनल यहाँ तक है, पेन रिलीफ में इसका किरदार नहीं है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी का पेन रिलीफ में भी इस तरह का किरदार है कि रिलैक्सिंग और फैसिलिटेटिंग टेक्निक्स हम यूज करते हैं। बेसिकली जो है पेन रिलीफ के लिए हम एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स यूज करते हैं। जो आर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी बहुत बेनिफिशियल है। हम एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स यूज करते हैं, और उनके लिए हम यूज करते हैं रेस्ट वर्क रेस्ट टेक्निक, कि जिनमें वो रेस्ट करें फिर अपना काम करें और फिर रेस्ट करें, सो दैट के उनको जो है पेन उनका एग्जेजरेट होने के बजाय जैसे ही वो अगर स्टार्ट हो, या मसल आपकी बॉडी थक रही है तो वो उसी वक्त रिलैक्स हो जाए और आपका जो पेन है वो इंक्रीज ना हो। इसके लिए हम एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स यूज करते हैं।
تھینک یو سو مچ اسفا. آخر میں ہمارے دیکھنے والوں کو اسپیشلی والدین کے لیے میں یہ پروگرام کنڈکٹ کرتی ہوں. کیا کہنا چاہیں گی جو آج کل سروسز نہیں لے پا رہے ہیں, کلبس بند ہیں, تو کس طریقے سے وہ اپنے بچوں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں, اور کیا کہنا چاہیں گی انہیں, کیا دینا چاہیں گی انہیں؟ پیرنٹس کو تو میں یہی سجیسٹ کروں گی, جو ہوم پلانس اگر ان کے فزیکل تھراپسٹ یا آکوپیشنل تھراپسٹ نے ان کو دیے ہوئے ہیں تو وہ ان کو فالو کریں, اور بچوں کو گھر میں انڈیپینڈنٹ ہونے کا موقع دیں, ان سے تھوڑے بہت کمانڈ کروائیں, کہ ان کو کمانڈ دیں کہ وہ اپنا کام خود کریں. اور یہ جو ویڈیو تھی وہ بہت میرے مطابق تو ہیلپ فل ہے, بہت سے پیرنٹس اس پہ آئی تھنک لیں اس سے آئیڈیاز, اور جو ہے وہ اگر بہن بھائی گھر میں بھی مل کے بھی یہ کام کریں, جو مین اسٹریم کے بچے ہیں اسکول جانے والے, یہ ان کے لیے بھی ہیلپ فل ہے, ریگولر اسکول کے بچوں کے لیے بھی. تو یہ بہت ہیلپ فل ویڈیو تھی. پیرنٹس جو ہے اس سے نئے چیزیں اور جو ہے وہ گھر میں بچوں کو فالو کروائیں, اور ان کے تھراپیوٹک پلانس کو جو ہے کنٹینیو کریں, اور بچوں کو جو ہے تھوڑا بہت جو ہے کمانڈ دیں کہ وہ خود اپنا کام کریں, سو دیٹ کہ وہ انڈیپینڈنٹ انڈیویجولس بن سکے. اوکے, تھینک یو سو مچ. ایگزیکٹ بہت سخت انداز میں, بڑے آسان الفاظ میں آپ نے تمام کو سمجھایا. بہت شکریہ اسفا, تھینک یو سو مچ کہوں گی. تھینک یو سو مچ آپ کا کہ آپ نے مجھے ادھر بلایا ٹو ہیلپ دا ہیومینٹی. ایگزیکٹلی آپ کی کولیبوریشن ہے, پارٹیسپیشن ہے, کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی میں, اور اس کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے. تھینک یو سو مچ ایوری ون. دیکھا کہ اسفا کتنے خوبصورت طریقے سے بتایا کہ کس کس طریقے سے ایک آکوپیشنل تھراپسٹ کام کرتا ہے, کس طریقے سے وہ ٹاسک کو ڈیفیکلٹ ٹو ایزی اور ایزی ٹو ڈیفیکلٹ کی طرف اکارڈنگ ٹو سچویشن موو کرتا ہے, اور کریٹو ہو کے کس طریقے سے گھروں میں کام کیا جا سکتا ہے. اسفا نے اسپیشلی بچوں کے ساتھ کام کیا. شی از ویری ایکسپرٹ. آن لائن سروسز یہ پرووائڈ کرتی ہیں, بچوں کی اسسمنٹ کرتی ہیں, بچوں کو اسسمنٹ کے بعد ایک پراپر پلان پرووائڈ کرتی ہیں. پیرنٹس کی ٹریننگ میں یہ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کری ہیں. اگر کوئی بھی پیرنٹس ان سے ہیلپ لینا چاہتا ہے ویل بینگ کے پلیٹ فارم سے, وہ ان کو اپروچ کر سکتا ہے. ہم ضرور ان سے کہیں گے کہ وہ جو بھی کلائنٹ ہیں ان کے کوشچنس ہیں ان کا ضرور آنسر کریں, اور جو ان سے سروسز لینا چاہتا ہے ان کو ضرور سروسز پرووائڈ کریں. ہمیں ایسے ایکسپرٹ لوگوں کی, ایسے پروفیشنل لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور ان سے ہم اسی طریقے سے فائدہ بھی اٹھاتے رہیں گے, ان کے تجربے سے مدد بھی حاصل کرتے رہیں گے, اور سوسائٹی میں اویئرنیس بھی پھیلاتے رہیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کسی نیکسٹ ٹاپک میں کسی اچھے پروفیشنل کے ساتھ ایک اس کے تجربے کو یوز کرتے ہوئے ہم اویئرنیس پھیلائیں گے. تھینک یو سو مچ. اپنا بہت سا خیال رکھیں, اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.